हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सत्संग, पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। बात डीड मतलब वो एग्रीमेंट जिसमें आप पार्टनरशिप को लेकर कुछ कुछ बातें लिखेंगे। कि जैसे क्या बातें लिखनी है कि भैया कब एडमिशन होगा, अगर समय के हिसाब से पार्टनरशिप बनानी है तो कब डिसॉल्व कर दें, कितने समय के बाद, कौन कितनी कैपिटल लाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना है तो लिख दो भैया हमारा शेयर कितना रहेगा। तो ये बच्चों वाली बातें। यहाँ पर पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप का जन्म ही किससे होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट से होता है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉ में लिखा ही है, आपको पता है पीएसआर नहीं है तो इक्वल बटना है ना। इट मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली। अजीब सी बात है ना। राइट, ये तो हम जानते हैं ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल होता है, पार्टनरशिप भी ओरल होती है। लेकिन आपको पता ही है ओरल मुंह से भी निकली हुई बात पराई होती है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। बाद में झगड़ा ना हो, तूने तो ये बोला था, मैंने तो नहीं बोला था। तो पहले भैया झगड़े वगड़े सॉल्व करने के लिए पहले क्या करो? लिख के रख लो, बात खत्म। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेन इन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर इन ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। है की बात? तो ये मुद्दे की बात है ये वाली। अगर कोई बोले पार्टनरशिप डीड क्या होती है तो ये लाइन लिखनी है। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग में लिखा जाएगा। ठीक है, क्या हाईलाइट करेंगे? राइटिंग। क्या कंटेन करेगा? क्या लिखेंगे उसमें? वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम लिख सकते हैं एज टू द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, कि एक दूसरे से हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, रिश्ता क्या कहलाएगा, है ना। इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंप एक्ट में ये बात लिखी है कि भाई आपको उस पर स्टैंप लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट 1899। है कि नहीं बात? तो स्टैंप एक्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि गवर्नमेंट की एक स्टैंप लगती है। ठीक है, राइट। जैसे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो स्टैंप लगती है ना, 10 रुपए की स्टैंप, 20 रुपए की स्टैंप। ऐसे ही जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर भी एक सरकारी स्टैंप लगाई जाती है, जिससे प्रूव हो जाता है कि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना। जब आप सीए इंटर के बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगे तब आप ऑफिस में भी स्टैंप रखी देखेंगे कि भाई यहाँ इस तरह की स्टैंप लगाई जाती हैं। वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर पार्टनरशिप में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन या बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है ना, तो जो डीड होगी, इंस्ट्रूमेंट मतलब डीड ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो अब बताओ, घर का, बिल्डिंग का आप रजिस्ट्रेशन कराते हो नहीं कराते? ठीक है, तो बस उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फर्म के नाम पे। तो जो पार्टनरशिप में आपने लिखी बात है उस पे स्टैंप लगी होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप में आपने क्या खरीदी है? बिल्डिंग खरीदी है, कोई जमीन खरीदी है, राइट, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग। एक तो वो डीड राइटिंग में लिख करोगे, उस पे स्टैंप भी लगेगी, राइटिंग में भी होगा, स्टैंप भी लगेगी। तो ऊपर ही पढ़ लिया। साथ के साथ एक नई चीज और जोड़ दी, उस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से, यानी कि इसे हम बोलते हैं बिल्डिंग के रजिस्ट्री करानी पड़ती है कि नहीं बात? हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब बताओ, बचपन में गेम खेलते थे हम। सर गेम खेलते थे कौन सा, याद आ रहा है? ये वाला गेम, नेम प्लेस। हाँ सर याद आ गया, एनिमल थिंग। हाँ, तो भैया बचपन में गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग। ठीक है, तुमने भी बहुत खेला होगा। कौन जल्दी लिखेगा वो जीतेगा। तो जब भी हम पार्टनरशिप की डीड बनाएंगे तो हमें बस यही गेम खेलना है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। यानी कि नाम लिखना है। किसका? सर नाम बताओ पहले, फर्म का। ठीक है, और किसका नाम बताओ? पार्टनर्स का भी तो नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अमर, अकबर, एंथनी, जय, वीरू, बसंती, ABC, नाम तो बताना पड़ेगा। प्लेस मतलब फर्म कहाँ पे खुली है, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, राइट। सर हमारी फर्म का एड्रेस है काली घाटी के पीछे, कब्रिस्तान के सामने। तो भैया ये बताना पड़ेगा
राइट, हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर 420 काली घाटी के पीछे। ठीक है जी बात। साथ के साथ जगह किसकी बतानी पड़ेगी, पार्टनर्स का भी एड्रेस देना पड़ता है कि भैया जो पार्टनर्स हैं, हम फर्म में एंटर हुए हैं, भैया वो कहाँ रहते हैं, उनका भी तो पता बता दो, कल को कुछ पंगे कर दे तो पकड़ तो ले उन्हें। एनिमल, यानी कि एनिमल मतलब जैसे हम बचपन से सीखते हैं, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इंसान क्या, इंसान तो जानवर से बदतर होता जा रहा है। ठीक है, तो इंसान भी क्या है, पॉलिटिकल जानवर है। तो इसका मतलब पार्टनर, एनिमल कौन है, कितने पार्टनर हैं, डू यू वांट अ पार्टनर, वो पार्टनर कितने पार्टनर हैं। ठीक है, उनका डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी कि भाई वो क्या करते हैं, क्या उम्र है, उनकी डिटेल्स। और थिंग, थिंग का मतलब भैया क्या गुल खिला रहे हो, मतलब सर क्या गुल खिलाए हैं तुमने पार्टनरशिप फर्म में, यानी किस चीज का बिजनेस है जो आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो बताओ बिजनेस क्या है कि नहीं बात, यानी पार्टनरशिप में किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मोटी मोटी बात है ना, एग्जाम में आ भी जाएगी तो तुम खुद ही अपने लॉजिक लगा सकते हो। नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना है हमें कब, पार्टनरशिप में जब हम डीड बनाएंगे। सर इसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग के साथ अब ऐड कर दो पैसा, पैसा पैसा करती है ना भैया, तो भैया पैसा भी ऐड कर दो। पैसा मतलब कि भैया नेम प्लेस एनिमल थिंग में जो जीतेगा, जो खिलाड़ी जीतेगा उसे कुछ पैसा मिलेगा। तो यहाँ पैसे का मतलब क्या हुआ, कितने कैपिटल, कितनी कैपिटल फर्म में हर एक पार्टनर लेके आएगा, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, राइट। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग, जीतने वाले को पैसा मिलेगा। इसके अलावा दो चार चीजें आपको और बतानी है। अगर आपने पार्टनरशिप ड्यूरेशन पे बनाई है तो भैया डीड में क्या लिखना पड़ेगा, कितने समय के बाद पार्टनरशिप को खत्म करना है, ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप पर्टिकुलर वेंचर पे बनाई गई है तो आपको लिखना पड़ेगा इस वेंचर के बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है, राइट। तो देखते हैं क्या लिखा है, प्यार भरी बात। पार्टनरशिप डीड may contain the following information, ये इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में जानी चाहिए नेम प्लेस एनिमल थिंग के हिसाब से। नेम है ना, द पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म कर देंगे ना, राइट। नेम ऑफ द पार्टनर, तो नेम हो गया। प्लेस ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, राइट। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से शुरू हुई है, यानी कि ये सारी बातें किसकी है, समय से लेकर कि भैया किस समय आपने पार्टनरशिप शुरू करी, और अगर ड्यूरेशन पे है, राइट, टाइम बाउंड है तो कितने साल तक चलेगी। कैपिटल पैसा, पैसा कितना है ना लगेगा, राइट, हर पार्टनर का। पीएसआर, अगर आप चाहते हैं पीएसआर हम किस में लिख दें, पहले से ही डीड में लिख दें, तो भैया सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा। ठीक है जी बात, तो पीएसआर हो गया। अगला देखो, एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो एडमिशन और रिटायरमेंट पर भी हम कुछ डीड में बातें लिख सकते हैं कि हम इतने पार्टनर को एडमिट करेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे हम गुडविल का पैसा कितना देंगे, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, राइट। कैपिटल पे यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन लिखा था, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लोन के बारे में नहीं लिखा, तो आपको पता ही है पार्टनर लोन पर 6% का इंटरेस्ट चलता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट हमें ये बात बताता है। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, फिर अंतिम है ना, पार्टनरशिप में जो आपने अकाउंट में भी किया, अंतिम पड़ाव पे आते हैं जब डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, तो कैसे कैसे सेटलमेंट करेंगे हम अकाउंट्स का। प्रोविजन फॉर सैलरी और कमीशन, आपको पता है सैलरी है ना जनरली नहीं दी जाती, अगर डीड में लिखी है तो सैलरी कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। यानी किसकी बात आ गई, एक तरीके से कितना पैसा लाए और कितना पैसा आपको सैलरी के तौर पर मिलेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर एक्सपल्जन, ये बहुत मजेदार बात है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, चिंता कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। एक्सपल्जन का मतलब होता है देश निकाला, और फर्म से निकाला तो फर्म से निकाला, यानी कि पार्टनर को धक्के मारकर फर्म से निकाल देना। भैया कल से मत आइयो, है ना, ऐसा कब हुआ होगा,
जब पार्टनर ने कोई बहुत जबरदस्त फ्रॉड कर दिया होगा कि उसको धक्के मारकर निकाल देना ही, है ना, हम सबके हित में है। तो इसके बारे में आप पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे कि अगर कोई फ्रॉड हुआ, है ना, अगर कोई ब्रीच हुआ, धोखाधड़ी हुई, फ्रॉड हुआ, तो हम उस केस में पार्टनर को फर्म से धक्के मार के निकाल सकते हैं। ये हम पहले ही डीड में लिख के बता रहे हैं, राइट। तो ये नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग के साथ साथ पैसा और ये सारी बातें भी आपको डीड में लिखनी है, राइट। आसानी से याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक आता है, बहुत ही जरूरी टॉपिक और बहुत ही मजेदार, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है जी, टाइप्स, कितने प्रकार के, कितने भांति भांति प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। यानी कि पार्टनर 50 होते हैं मैक्सिमम, ये बात तो हमें पता है भैया, ये बात तो पता है, लेकिन उसमें भी तरह तरह के होते हैं। इनमें से आप कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब बाय हार्ट जानते हो, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो नालायको, एक्टिव पार्टनर के बारे में जानते हो? हाँ सर, एक्टिव पार्टनर के बारे में जानते हैं, है ना, इससे हम भली बात ही जानते हैं। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में बहुत ही एक्टिव रहता है, मतलब जिसका बीपी, है ना, जिसका बीपी, ब्लड प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा, है कि नहीं बात, हमेशा ही टेंशन में रहेगा कि भैया क्या हो रहा है, भैया यार, है ना, लॉस ना हो जाए, ये हो गया वो हो गया, जिसका बीपी हमेशा हाई रहेगा, राइट, वो होगा एक्टिव पार्टनर। सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी, है ना, वो बेचारा हमेशा परेशान सा घूमेगा, यार मुझे अपनी जिंदगी में अपने फर्म के लिए कुछ करना है। इसके विपरीत एक होता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, वो पैसा तो लगा देता है और घर पे चैन की नींद सो रहा होता, दिन हो या रात हो, ठीक है ना, मुस्कुराते मुस्कुराते मैं तो भैया आराम से एसी चलाऊंगा और सो जाऊंगा। ये स्लीपिंग पार्टनर है। इन दो को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। एक्टिव को ऑस्टेंसिबल भी बोलते हैं और स्लीपिंग को डोरमेंट भी बोलते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ पार्टनर और होते हैं जिन्हें आप जानते हो। आउटगोइंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो आउटगोइंग पार्टनर हो गया, और एक पार्टनर जो फर्म के अंदर एडमिशन ले रहा है वो होता है इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। तो फर्म छोड़ के जो जा रहा है, बाय बाय मैं जा रहा हूं भैया, ठीक है ना, और फिर जो फर्म में आ रहा है, भैया मैं आई एम अंकुर, है ना, आई एम योर न्यू पार्टनर, कैसे हो भाई, सबकी सहमति से आया हूं मैं, बिजनेस करेंगे, बहुत बढ़ेंगे, चिंता मत करो, टॉप तक पहुंचेंगे एक दिन, राइट। तो मैं कौन हो गया इस टाइम पे, इनकमिंग पार्टनर। आप जानते ही हैं आउटगोइंग पार्टनर कौन है और इनकमिंग पार्टनर कौन है, ठीक है। इसके अलावा जो ये पार्टनर हैं, इनके बारे में अब हम धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे और फिर हद से गुजर जाएंगे, ठीक है ना, राइट। अब देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है कानून में। सबसे पहली बात सुनना ध्यान, सबसे पहली बात मोटा मोटा बता देता हूं, नॉमिनल। नॉमिनल को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, नॉमिनल, यानी कि एन से नॉमिनल, एन से ही नाम। अगर कोई पार्टनर अपना सिर्फ नाम देता है, राइट, जैसे कि हमने भैया कोहली को, विराट कोहली को पार्टनर बना लिया, ठीक है, तो वो क्या हमारे ऑफिस में आके बैठेगा, बैठो सर बैठो, चाय कॉफी, ऐसे करेगा क्या? नहीं ना, वो पता क्या कहेगा, नाम ही काफी भैया, मेरा नाम ही काफी। अगर कोई भी पार्टनर ये डायलॉग मार दे, और प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है कि भैया उसका नाम ही काफी है, ठीक है ना, नाम ही काफी है, तो भैया इसका मतलब वो होगा नॉमिनल पार्टनर। जो उससे अपना नाम दे रहा है, उसका नाम इतना बड़ा है कि उसका नाम जुड़ते ही बिजनेस, इसलिए तो आप उसको, है ना, पैसा देने के लिए तैयार हो, राइट। अब नॉमिनल पार्टनर जो होगा, पहला सवाल, क्या कैपिटल लेके आएगा? विराट कोहली को बोलेगा भैया बताओ कितने करोड़ लगाओ, विराट कोहली कहा नाम दे रहा हूं भैया, नाम ही काफी है, पैसा नहीं दूंगा, नाम दूंगा बस, पैसा तो लूंगा उल्टा। तो यानी कि नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम देता है, पैसा नहीं देता। ऑफिस आएगा, ठीक है, वो क्रिकेट खेलेगा, ऑफिस नहीं आएगा, बिजनेस तो तुम संभालो, यानी कि वो पार्टनरशिप के कंडक्ट में, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो तुम्हें ही संभालेगा, है ना, वो तुम्हें ही संभालना है। अगली बात, अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ तो वो लेगा पैसा, और अगर लॉस हुआ तो क्या वो लॉस झेलेगा? सोचो, प्रॉफिट हुआ तो पैसा लेगा, हाँ सर प्रॉफिट हुआ तो पैसा लेगा, लॉस हुआ तो नलायकों, ना वो प्रॉफिट ले रहा है, हाँ सर, ना वो प्रॉफिट ले रहा
ना ही लॉस लेगा। यानी कि वो अपना नाम दे रहा है तो एक तरीके से वो गुडविल का पैसा लेगा। विराट कोहली कहेगा मेरा नाम यूज कर रहे हो ना, मेरे पास साल का 5 करोड़ रुपए पहुंच जाना चाहिए। कितना पहुंच जाना चाहिए? 5 करोड़। ठीक है, राइट। उसके बाद प्रॉफिट है वो भी तुम्हारा, तुम रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लॉस है तो वो भी तुम्हारा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ना मैं ऑफिस आऊंगा, ठीक है, और ना मैं कोई पैसा दूंगा, मैं तो नाम दे रहा हूं, मेरे नाम से तुम्हारे ग्राहक की लाइन लग जाएगी, टेंशन मत लेना। अब कल को कहने लगे प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लूं, तो प्रॉफिट लॉस में क्या होगा? प्रॉफिट लॉस में क्या होगा? तुमने कह दिया 10 रुपए का प्रॉफिट आया तो 1 रुपए दे दोगे उसे, विराट कोहली को, सर लॉस हो गया। उल्टा वो बेचारा और तुम्हें पैसे दे रहा है, अपना नाम भी दे और उल्टा पैसे भी दे, तो वो कह रहा भैया प्रॉफिट लॉस नक्को, भैया नक्को, मुझे गुडविल का पैसा दो, मैं और कोई काम नहीं करूंगा। यानी कि उसका कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं। ठीक है जी बात, राइट। अगली बात देखते हैं, अभी समझ लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें डिटेल में हम पढ़ेंगे ही। अगली बात देखते हैं भैया, सब पार्टनर कौन है। अब भैया हुआ क्या है ना, रामलीला में जब पाव भाजी चीले बन रहे थे तो एक दिन भैया मेरी तबीयत सी खराब हो गई। सुनना ध्यान से, मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। आपका फोन है, सर कहाँ पे हो सर? सर यहाँ भीड़ लग रही है सर, है ना, फाइनेंस आपको ही देखना है, गल्ले पे कौन बैठेगा, जल्दी जल्दी टिकट काटो। मैंने कहा यार चक्कर से आ रहे हैं भैया, आज चक्कर से आ रहे हैं, मैं गिर पड़ूंगा। सर ऐसा करो, सर क्या होगा सर, थोड़े दिन का तो बिजनेस होता है सर, यही कमाई का है ना टाइम है सर, आप ऐसी बात करो। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अपने भाई को भेज देता हूँ, ठीक है जी। तो वहां पर उस दिन मेरी जगह मेरा भाई आ गया, ठीक है जी। अब भाई कह रहा है भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा भाई रामलीला पहुंचना है, ठीक है ना, गले पे बैठना है, पैसे आएंगे, टिकट काटना है, बस और कुछ नहीं, वो पैसे गिनना, फाइनेंस का हिसाब रखना है। अब भाई कह रहा है सर भैया मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा पाव भाई मिलेगी फ्री में, आराम से बैठ के चीले खाना लाल वाली चटनी के साथ। वो कह रहा भैया देखो ऐसे मत करो, बताओ ना मुझे क्या मिलेगा। अब उसे लगा कि भाई कुछ फाइनेंशियली फायदा हो जाए, तो मैंने उससे पता क्या बोला, मैंने उससे बड़ी मजेदार बात बोली। मैंने कहा भाई चल अब आज ऐसी बात कर दी है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया आज साबित हो गई, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया साबित हो गया। मैंने कहा एक काम करूंगा, तुम्हें है ना, तुझे भाई 50% हिस्सा दिया, 50% शेयर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, 50% शेयर दिया। अब 50% शेयर लेके बहुत खुश हो, कह रहा 50% मजा आ गया भैया, चिंता मत करो, आज ही देखना मैं बहुत बड़े काम संभालूंगा। अब जब उसे 50% का शेयर दिया गया तो उस दिन फर्म का, सुनना ध्यान से, उस दिन फर्म का प्रॉफिट हुआ लेट से 1 लाख रुपए। 4 पार्टनर थे हम, ठीक है ना, और 1 लाख रुपए का उस दिन फर्म का प्रॉफिट हुआ। अब भाई बहुत खुश हो रहा है, भाई कह रहा है भैया एक रात में पैसे कमाए 50,000। वो कह रहा है भैया ने बोला है 50% शेयर तेरा है भाई, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो भैया ने 50% बोला, तो भाई साहब कह रहे हैं मेरा पैसा हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए, यानी कि फर्म के प्रॉफिट का 50%। सही कह रहा गलत कह रहा? ठीक है ना, इसकी नजरों से देखोगे तो इसका दिल तो बिल्कुल सही कह रहा है ना। वो कह रहे सर भैया आपने बोला 50%, तो 50% मान लिया, 1 लाख का प्रॉफिट है, 50,000 मेरे, बाकी तुम रख लो अपने पास। जब सबने कहा लगा लो काटे, जब सबने कहा भैया इतने दिल पे बात ले तुमने, तुम समझे नहीं अभी भी कानून की गहराई को, तुम समझे नहीं, ठीक है। वो कह रहा समझा दो भैया, कैसे समझाना है? जब सर ने बोला तुमसे, जब सर ने बोला कि भाई तुझे 50% का शेयर मिलेगा, है ना, कितना शेयर मिलेगा? 50% का शेयर मिलेगा, तो 50% ये किसका होगा? ये 50% फर्म का नहीं होगा, ये 50% शेयर किसका होगा? सर के हिस्से का होगा, यानी 50% शेयर इज ऑफ माई, यानी कि अंकुर सर शेयर। अब बताओ अगर हम 4 पार्टनर थे तो मेरा शेयर कितना हुआ? मेरा शेयर हुआ सर 25%, 4 पार्टनर 25%, तो मेरे शेयर का 50% मिलना है, यानी कि उसको कितना मिलेगा शेयर? उसको मिलेगा 12.5%। अरे बात समझ में आ चुकी होगी। यानी कि उस दिन अगर वो कहेगा कि भैया मुझे पैसे दिला दो, मुझे पैसे चाहिए, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे भैया? 1 लाख का फर्म का प्रॉफिट, जिसमें से मेरा हिस्सा कितना हुआ? 25,000, और मैंने उसे क्या बोला कि 25 का कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, तो उसका हो गया 12,500। तो ये बताओ जब मैंने उसे अपना 50%
शेयर दिया 12,500, तो क्या वो फर्म का पार्टनर बन गया? फर्म का पार्टनर हो गया वो, फर्म का? ना मुन्ना ना। जज साहब ने बोला सब पार्टनर कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं बनेगा। सब पार्टनर कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं बनेगा। वो किसका पार्टनर है? सब पार्टनर इज ओनली द पार्टनर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर। यानी कि मेरा भाई है ना, भाई किसका पार्टनर हुआ? भाई इज द पार्टनर ऑफ अंकुर सर। क्या उसका फर्म से कोई लेना देना है? ठीक है ना, क्या उसको फर्म से लेना देना है? जज साहब ने कहा भाई साहब आपका फर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, एक्चुअली में क्या फर्म के पार्टनर हो? तो जज साहब ने बोला भैया आप पार्टनर ही नहीं हो फर्म के, आप तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर के, अंकुर सर के जो एक फर्म में पार्टनर है, उनके भाइयों उनके बिहाफ पे आ रहे हो तो उनके पार्टनर हुए। अगर मैं सिर्फ याद करने के लिए तुमसे बोलूं तो तुम क्या लिख सकते हो? पार्टनर का पार्टनर, क्या लिखोगे? पार्टनर का पार्टनर, हिंदी में लिखते जाना, पार्टनर का पार्टनर सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर सब पार्टनर। क्या वो सब पार्टनर फर्म का पार्टनर है? सबसे खतरनाक बात, क्या वो पार्टनर फर्म का पार्टनर है? क्या मेरा भाई, ठीक है ना, क्या वो फर्म का पार्टनर है? नहीं, वो फर्म का पार्टनर नहीं है, एक्चुअली में वो पार्टनर ही नहीं है, फर्म का भी पार्टनर नहीं है। बस यूं ही लिख दिया, यूं ही कभी किसी शाम है ना, यूं ही लिख दिया कानून बनाने वालों ने बेकार में। अब बात समझ में आ चुकी होगी कि सब पार्टनर फर्म का पार्टनर नहीं होता, सब पार्टनर सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर का पार्टनर बन जाता है, तो उसकी हिस्सेदारी सिर्फ उस पार्टनर के साथ ही जोड़ी जाएगी, फर्म के साथ नहीं जोड़ी जाएगी। समझ गए सर? राइट। तो आउटगोइंग पार्टनर सिंपल सी है बात, स्लीपिंग भी है। अब देखो अगली बात, अगली बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा पार्टनर है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा पार्टनर है जो सिर्फ प्रॉफिट लेगा? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। जब ये ओनली वर्ड आता है ना तो खतरा बनाएंगे ओनली वर्ड पे, सबसे डेंजर वर्ड है ओनली, ठीक है ना, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस ओनली। ओनली वर्ड का मतलब हुआ कि वो प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। वो कह रहा भाई साहब प्रॉफिट होगा तो लूंगा, लॉस हुआ तो मैं नहीं झेलूंगा। ठीक है, अब बताओ पार्टनर बना रहे हो तो बनाओ, अन्यथा मत बनाओ, कोई टेंशन नहीं। ऐसा पार्टनर पता सर कौन होता है? ऐसा पार्टनर एक ही होता है, और वो कौन होता है? माइनर। ठीक है, ये तो बोलोगे आप, क्योंकि माइनर ही एक ऐसा बंदा है जो हमने अकाउंट्स में भी देखा है, जो बेनिफिट लेता है, प्रॉफिट तो लेता है, फायदा उठाता है, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस तो अपनी जेब से देना नहीं पड़ता, इसलिए वो माइनर ही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? तो बिल्कुल सही कह रहे हो नलायको। ठीक है ना, आज अगर सामने होते ना, राइट, तो मैं तुम्हें कूट चुका होता। ये बताओ क्या माइनर कभी पार्टनर बन सकता है? बस हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिया आज। क्या माइनर कभी पार्टनर बन सकता है? भैया एज पर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, माइनर कैन, कई बार बताया है, कई बार, माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर। माइनर कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए साइन होने जरूरी है, ठीक है ना, 18+ होना जरूरी है। तो भैया ये पॉसिबल होता ही नहीं है माइनर के साथ, तो इसलिए माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, है कि नहीं बात? पहले भी कई बार पढ़ा है नलायको, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता। तो फिर पार्टनर इन प्रॉफिट कौन होता है? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कौन होता है? एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा बंदा जो मेजर है, यानी कि 18+ है, माइनर नहीं है, वो मेजर है। मेजर होके वो यही बोल रहा है कि मैं आपके फर्म में एंटर कर जाऊंगा, मैं आपकी फर्म में एंटर कर जाऊंगा, लेकिन मैं लॉस नहीं लूंगा। भाई अगर तुम्हें लगता है कि बात सही है, मंजूर है तो मंजूर, अन्यथा दैट्स ऑल। अब बताओ, हम उस मेजर को रख रहे हैं अपने पास, हम उस मेजर को अपने पास रख रहे हैं, फर्म में ला रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं, उस शर्त पे ला रहे हैं कि भाई तू क्या ले ले, क्या ले ले? प्रॉफिट ले ले, तुझे लॉस झेलने की जरूरत नहीं है, लॉस हम झेल लेंगे, तू प्रॉफिट ले ले बस, लेकिन तू आ जा, उसकी कैपेबिलिटीज इतनी है कि नहीं बात? राइट। तो आपने क्या किया? आपने उस पर्सन को एज अ पार्टनर रख लिया, एज अ पार्टनर बना लिया, जो सिर्फ प्रॉफिट तो लेगा, अगर कभी जिंदगी में लॉस हुआ तो उसे हम लॉस
नहीं देंगे। ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। लेकिन ये बात बिल्कुल चांद तारे लगा के लिख लेना, ठीक है ना, चांद तारे लगा लेना नलायको, कि वो जो बंदा होगा जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होगा वो माइनर नहीं होगा, क्योंकि माइनर तो पार्टनर ही नहीं बन सकता, वो होगा मेजर। लेकिन मेजर होते हुए भी सिर्फ वो प्रॉफिट लेना चाहता है, बस लॉस नहीं लेगा। आइए बात समझ में आ चुकी होगी, ये अभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अब इनके बारे में एक चीज आपको समझाता हूं जो आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। टन 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 टन, देखो ध्यान से क्या लिखा है, समझना। अब हमने जितने भी पार्टनर पढ़े है ना, उस टॉपिक का क्या नाम था? टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्या नाम था टाइप्स ऑफ पार्टनर? तो टाइप्स ऑफ पार्टनर का सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड ही नलायक को मैंने पता क्या बनाया, वन ऑफ द बेस्ट कोड ऑफ माई लाइफ, टाइप्स ऑफ पार्टनर का ही कोड क्या बना दिया? टाइप्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहले आया टी से क्या बनेगा? टी से वर्ड आया द, समझ गया ना, द एक्टिव पार्टनर। बताओ एक्टिव पार्टनर ही सब कुछ करता धरता होता है, आपको पता ही है कि नहीं बात? एक्टिव पार्टनर ही करता धरता होता है, तो उसके आगे द वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल द हल्क की तरह, द, है कि नहीं बात? क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी फर्म टिकी है। वाई से क्या बनेगा? भैया नाम दे रहा है, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? भैया तुम ही है ना एडमिशन किया है, तुम ही ने इस पार्टनर का नाम के चक्कर में, तो योर नॉमिनल पार्टनर, ये तुम्हारा ही नॉमिनल पार्टनर है, तुम्हारे ही नाम के चक्कर में भैया हमने फर्म में तुम्हें एडमिट किया है, योर नॉमिनल पार्टनर। पी से क्या बनेगा? पार्टनर इन प्रॉफिट, जो क्या बोलेगा हमेशा? भैया दुख तुम्हारे सुख हमारे, दुख तुम्हारे होंगे और सुख हमारे होंगे, यानी प्रॉफिट हुआ तो हम जरूर लेंगे, लॉस हुआ तो भैया हमसे कुछ ना कहना, राइट। तो पी से पार्टनर इन प्रॉफिट। ई से क्या बनेगा? एस्टोपल, जो अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। एस से बनेंगे दो, एक स्लीपिंग पार्टनर और एक सब पार्टनर। और आप जानते ही हैं सब पार्टनर एक्चुअली में वो फर्म का पार्टनर नहीं होता, ये लिखी प्यार भरी बात, ठीक है ना। अब आती है बात इनके कुछ मुद्दों की, ठीक है। द एक्टिव पार्टनर, क्या वो बिजनेस में एक्टिवली कंडक्ट है ना करेगा नहीं करेगा? बिजनेस में वो हिस्सा लेगा नहीं लेगा? तो आप लिखोगे यस, टेक एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। नॉमिनल पार्टनर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, अपना नाम देगा, कैपिटल नहीं लेके आएगा, विराट कोहली कैपिटल नहीं लाएगा, ना वो कहेगा मैं प्रॉफिट शेयर, कुछ नहीं, और ना ही वो बिजनेस में काम करने आएगा। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, वो बिजनेस में क्यों आ रहा है? कि वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, तो सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा। हाँ वो बिजनेस में काम करने आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा काम करने। वो क्या कैपिटल लेके आएगा? हाँ बिल्कुल ला सकता है कैपिटल, हम उससे बोलेंगे कैपिटल लेके आ तो लेके आएगा, बस हम शर्त तो ये लगा रहे हैं कि भैया लॉस मत लियो। एस्टोपल भी बताऊंगा। स्लीपिंग, क्या वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? आप जानते हैं नहीं सर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, कैपिटल लाता है, हाँ बिल्कुल कैपिटल लाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पार्टनर ही इज थर्ड पर्सन विद हुम पार्टनर शेयर प्रॉफिट। एक थर्ड पर्सन है मेरा भाई, ब्रो, वेल ब्रो, ठीक है, वो थर्ड पर्सन है पार्टनरशिप के लिए, वो थर्ड पर्सन है। तुम मेरे पार्टनर, तुम्हारे लिए वो एक्स थर्ड पर्सन हुआ, जो सिर्फ मेरा पार्टनर है, पर्सन पर्टिकुलर पार्टनर का ही वो एक पार्टनर है, वो फर्म का पार्टनर नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब मुद्दे की बात आती है, जितने भी पार्टनर हम पढ़ रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है? थर्ड पार्टी मतलब मान लो फर्म का कोई ग्राहक, ठीक है, राइट, उसके प्रति जिम्मेदारी है, अगर वो लड़ेगा केस करेगा तो हमें भैया उसके केस में खड़ा होना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी हमसे अगर कोई गलती हुई। या सप्लायर कह दो, सप्लायर ने हमें सामान दे दिया, हमने उसका पैसा नहीं चुकाया, ठीक है, तो भैया हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट। तो देखते हैं एक करके, जो एक्टिव पार्टनर है क्या वो जिम्मेदार होगा थर्ड पार्टी के लिए? क्या लगा है? राइट, एक्टिव पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल जिम्मेदार होगा। दूसरी बात, नॉमिनल पार्टनर जिसके नाम से बिजनेस चल रहा है, भैया विराट कोहली के नाम से बिजनेस चल रहा है, तुम्हारे ग्राहक भी विराट कोहली के नाम से आ रहे हैं, और अगर हमने उनके साथ धोखाधड़ी करी तो भैया विराट कोहली के ऊपर भी केस होगा नहीं होगा? विराट कोहली भी जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा? कोर्ट में आएगा नहीं आएगा? तो जज साहब ने कहा भैया विराट कोहली को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके नाम से तो बिजनेस आ रहा है, उसके नाम से तो ग्राहक आ रहा है,
तो इस पे तो बहुत बड़ा यस लगाना पड़ेगा भैया, हाँ भाई तुम्हारे चक्कर में तो ग्राहक आ रहे। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो फर्म का पार्टनर है और सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, तो भैया थर्ड पार्टी के लिए वो जिम्मेदार होगा, ग्राहक के लिए भी वो जिम्मेदारी लेगा। स्लीपिंग पार्टनर जो घर पे सो रहा है, स्लीपिंग पार्टनर जो घर पे सो रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि भैया मैं तो सोता हूं घर पे, मैं तो ऑफिस जाता नहीं, तुमने कोई लॉस किया, नुकसान किया, थर्ड पार्टी के साथ धोखाधड़ी करी, फ्रॉड किया, तो मैं क्यों आऊंगा जेल, मैं क्यों आऊंगा कोर्ट। जज साहब ने क्या बोला, भूल गए, सेक्शन 6 म्यूचुअल एजेंसी। जज साहब ने कहा भाई साहब आप भूल चुके हो क्या, म्यूचुअल एजेंसी, वो लॉ आपके ऊपर लगेगा। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो जब आप घर पे सो रहे हो तो आपको दर्जा दिया गया प्रिंसिपल का, और जितने भी एक्टिव पार्टनर फर्म में जाके काम कर रहे हैं उन्हें दर्जा दिया गया एजेंट का। तो भैया एजेंट के काम के लिए भी प्रिंसिपल जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसलिए पार्टनर के बाकी फ्रॉड और धोखाधड़ी के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे, चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर ही क्यों ना हो। एकदम से आंख खुल जाएगी इसकी, अरे भैया ये क्या बोल दिया, है कि नहीं बात। तो ये बात आप समझ चुके हो, म्यूचुअल एजेंसी की वजह से स्लीपिंग पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहा फिर भी फर्म की धोखाधड़ी के लिए थर्ड पार्टी के लिए वो जिम्मेदार कहलाया जाएगा। सब पार्टनर, सब पार्टनर तो नलायको फर्म का ही पार्टनर नहीं है, और अगर वो फर्म का ही पार्टनर नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी से उसका क्या लेना देना। थर्ड पार्टी उसे नहीं जानती, वो थर्ड पार्टी इसको नहीं जानता, कोई डीलिंग वीलिंग नहीं, ठीक है ना। वो तो मेरे ब्याह पे एक दिन आ गया बस, तो उसको इस पचड़े से दूर रखेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पब्लिक नोटिस, सबसे खतरनाक बात पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस का मतलब क्या होता है भैया, पब्लिक नोटिस का मतलब होता है ढिंडोरा पीटना। क्या करना, ढिंडोरा पीटने से पुराने जमाने तो ढोल बजा, सुनो 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 राजा ने कहा है इस दिन ऐसा होगा, तो सब पहुंच जाना, तो ढोल बजेगा, ठीक है। तो ढोल बजेगा, ढोल बजने लगा गाँव सजने लगा, बस ये वाला गाना गाते हैं। ढोल पीटेगा नहीं पीटेगा वो, ठीक है। यानी पूरे मोहल्ले में, पूरे है ना दुनिया में उसे बताना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो पब्लिक नोटिस का मतलब एक तरीके से हो गया न्यूज़पेपर में निकालना। पुराने जमाने में ढोल पीटना और आजकल के जमाने में न्यूज़पेपर में छापना। तो सुनने ध्यान से, जब एक्टिव पार्टनर रिटायर होगा, कौन रिटायर हो रहा है, एक्टिव पार्टनर, तो ढिंडोरा पीटेगा नहीं पीटेगा, यानी कि वो दुनिया को बताएगा या नहीं बताएगा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं। सोचो भैया, उसे बताना पड़ेगा क्योंकि वो तो मेन है, उसके बेस पर तो काम चल रहा है, तो वो पब्लिक नोटिस देगा, न्यूज़पेपर में बताएगा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं। नॉमिनल पार्टनर जिसके नाम से ही बिजनेस चल रहा है और वो विराट कोहली खुद कह रहा है भैया मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, तो भैया दुनिया तो उसके नाम से आ रही है, भैया विराट कोहली फर्म का पार्टनर है, ठीक है। तो उसे तो भैया ढिंडोरा पीटना मस्ट है भाई, बिना ढिंडोरा पीटे मत चला जी, उसे नोटिस देना पड़ेगा, यस मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, भले ही वो सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है, तो ये किसी आउटसाइडर को, दुनिया को थोड़ी पता सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, हमें तो पता भैया फर्म का पार्टनर है, बहुत मजेदार आदमी है ना, ईमानदार आदमी, तो उसे भी ढिंडोरा पीटना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टोपल अभी बताऊंगा क्या होगा। स्लीपिंग पार्टनर, क्या उसे दुनिया जानती है, वो तो सो रहा है। स्लीपिंग पार्टनर जो घर पे सो रहा है, पैसा लगा दिया बस, तुम बिजनेस करते रहो, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उससे जब रिटायरमेंट का प्रोसेस या जब वो रिटायर होगा तो क्या वो ढिंडोरा पीटेगा, ना मुन्ना ना, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर को दुनिया जानती ही नहीं। जिसे दुनिया जानती नहीं उसके रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस निकालना, न्यूज़पेपर में छापने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग उसे जानते ही नहीं। और सब पार्टनर, भैया जब वो पार्टनर ही नहीं है, समझ रहे हो बात को, जब वो पार्टनर ही नहीं है तो रिटायर कहां से होगा, जब वो फर्म का पार्टनर ही नहीं है। यानी हमारी जो फर्म है, जो रामलीला में पाव भाजी चीले बना रही है, चीले खिलाओ लाइव बनाओ एंड एसोसिएट्स, चीले खिलाओ लाइव बनाओ एंड एसोसिएट्स, जब हमारी वो चीले खिलाओ कंपनी का, हमारी चीले खिलाओ फर्म का पार्टनर ही नहीं है, तो भैया ये बात ही कहां से जगती है। तो यहाँ क्या लगा दो आप, यहाँ तो आप डैश ही लगा दो, क्योंकि ये लॉ इसके ऊपर लगता ही नहीं है। डैश लगा दो, चलो कांटा भी लगा दो, है कि नहीं बात, राइट। तो सब पार्टनर के ऊपर ये वाली बात आती नहीं, क्योंकि वो फर्म का पार्टनर ही नहीं है, तो रिटायरमेंट की कहां से बात आएगी। तो रिटायर जब वो फर्म का पार्टनर होगा तभी तो रिटायरमेंट की बात आएगी, ठीक है। पार्टनर नहीं है तो उसके रिटायरमेंट की कोई बात है ही नहीं। अगर बात समझ में आ चुकी होगी, सर समझ चुके हैं, मजा आ चुका है और ये कोड भी याद हो चुका है।
अब आते हैं आखिरी पार्टनर की तरफ, ठीक है ना। राइट, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार बात है ये। अब सुनो ध्यान से, कुछ लोग पता क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं शेख चिल्ली टाइप के। शेख चिल्ली की कहानी सुने तुमने? शेख चिल्ली की कहानी है, शेख चिल्ली टाइप के होते हैं कुछ लोग, लंबी लंबी फेंकते हैं, है ना, फेंकू टाइप के, कुछ भी बोल दिया। राइट, ऐसे ही कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी गजनी, ठीक है, आमिर खान वाली, ठीक है, जिसमें वो भूल जाता था हर 15 मिनट में। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें जो हीरोइन है ना, वो हीरोइन बार बार यही बोलती है, ठीक है। गजनी का नाम उसमें होता है, वो तो विलन होता है, हीरो का नाम जो है आमिर खान का नाम होता है उसमें संजय सिंघानिया। तो वो जो हीरोइन होती है वो बोलती है, हाँ यस आई एम द गर्लफ्रेंड ऑफ, मैं गर्लफ्रेंड हूं संजय सिंघानिया की। शेख चिल्ली हुई नहीं हुई, वो लंबी लंबी फेंक दी नहीं फेंक दी कि भैया अब होगा क्या। राइट, ऐसे ही लोगों को पता क्या बोला जाता है, ऐसे ही लोगों को बोला जाता है होल्डिंग आउट। क्या बोला जाता है? होल्डिंग आउट। यानी कुछ लोग लंबी लंबी फेंक देते हैं, राइट, खुद को होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब खुद को होल्ड आउट करना, खुद को दिखाना। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर नहीं है लेकिन खुद को दुनिया को क्या दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं। अजीब सी बात है, समझ रहे हो बात को? इसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक ऐसा पर्सन एक्चुअली वो पार्टनर है नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्चुअली में नाम भले पार्टनर लिख रखा है पर वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन दुनिया के आगे शेख चिल्ली बन रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है और सिर्फ खुद को दिखा रहा है मैं फर्म का पार्टनर हूं यार, मैं इनको जानता है, छोटे मोटे मैं मेजर पार्टनर हूं। खुद को दिखा रहा है बिल्कुल किसकी तरह? हीरोइन की तरह, जो खुद को गर्लफ्रेंड बताती है संजय सिंघानिया की, है ना। अब बताओ ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। तो सुनो ध्यान से, अगली कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उसका मुझसे, सुरेश रैना से, सुरेश रैना हाँ, और एक दोस्त मेरा गोल्डी, ठीक है, लंबी लंबी फेंकने वाला, उससे पूरा लेना देना है। अब पता हुआ क्या, जहां मैं रहता हूं गाजियाबाद में, तो सुरेश रैना भी गाजियाबाद में ही रहता है, ठीक है जी। हाँ सर, राइट, कई बार हमने उनको देखा भी है, ठीक है। हाँ, बस सेल्फी वगैरह कभी नहीं ले पाए, भीड़ होती है इसलिए। तो भैया सुरेश रैना का घर गाजियाबाद में है, सुरेश रैना गाजियाबाद में रहता है, लेकिन सुरेश रैना गाजियाबाद में एक बिल्डर के साथ मिलकर काम करता है। उनकी एक बिल्डर फर्म है। कौन सी फर्म है? बिल्डर फर्म। यानी कि एक ऐसी फर्म है जिससे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और बेचते हैं। और जिस फर्म के थ्रू वो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें मेरा दोस्त है ना, शेख चिल्ली नाम है, ठीक है ना, वो क्या है, उसमें एम्प्लॉई है एक तरीके से। राइट, क्या है, मान लो एम्प्लॉई है। अभी किसी को पता नहीं वो एम्प्लॉई है, वो कह रहा है कि भैया मैं उस फर्म का पार्टनर हूं। अब इस फर्म में जिसमें सुरेश रैना पार्टनर है और मेरा दोस्त वहां पर, ठीक है, काम करता है, तो उसने एक दिन मुझे सुरेश रैना के साथ अपनी फोटो दिखाई। भाई देख, है ना, रैना मेरे गले पे हाथ रख के खड़ा है ना, मिलते जुलते रहते हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी आएगा तो पार्टीज होती रहती है हमारी। तो मैंने कहा एक पास दिलवा देना पार्टी। करे पास, वीआईपी एंट्री है भाई, तेरी वीआईपी एंट्री है, चिंता मत कर। पास तो क्या, सुरेश रैना के साथ तेरा इंटरव्यू करा दूंगा। फोटो वोटो तो बहुत छोटी बात हो गई है कि नहीं बात? राइट, तेरा जो काम है ना पढ़ाने का, उसका एड भी सुरेश रैना से करा दूंगा। फेंक दी ना, इससे बड़ी बात क्या फेंक दे? मैंने कहा एड? कह रहा हाँ यार, वो बोल देगा कि भाई इनका इंस्टीट्यूट है और क्या कहते हैं बहुत बड़े टीचर है, इस तरीके से, चिंता मत कर, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला एड होगा तेरा। अब बड़ी बड़ी फेंक दी। मैंने कहा भाई तेरी बात कैसे मान लेगा? उसने बड़ी खतरनाक बात बोली मुझसे, बिल्कुल सच्ची कहानी है। उसने पता क्या बोला? भाई तू ऐसी समझ रहा है मुझे, मैं सुरेश रैना की फर्म का, है ना, SR की फर्म का पार्टनर हूं, पार्टनर। राइट, आई एम द पार्टनर ऑफ SR फर्म। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी बात, सुरेश रैना का पार्टनर है, क्या बात है, ठीक है। अब भैया दोस्त ने तो लंबी लंबी फेंक दी, मुझे पता नहीं था, मैंने सच मान ली कि भाई क्या बात है, सुरेश रैना का पार्टनर होगा ही होगा। अब भैया हुआ क्या, हुआ ये, एक दिन सुरेश रैना को मुझसे कुछ काम पड़ा, है ना, हमारे बिजनेस से सुरेश रैना को कुछ काम पड़ा। राइट, कुछ सामान चाहिए था उसे अपनी फर्म के किसी भी काम के लिए, मान लो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए था।
मैंने कहा भाई साहब, अरे आप सुरेश रैना सर, आपकी फर्म का नाम, अरे SRN कंपनी, SRN एसोसिएट्स, राइट। अरे सर आप क्यों आ गए सर, मुझे कह दिया तो मैं आ जाता आपके पास, और गोल्डी है तो उसकी क्या टेंशन है, राइट। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, गोल्डी है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आप बस एक काम करो, मुझे कुछ सामान दे दो जी। मैंने सामान बेच दिया क्रेडिट पर, सुनना ध्यान से असली बात, क्रेडिट पर, उधार पर सामान दे दिया, सुरेश रैना को सामान चला गया। सुरेश रैना की फर्म ने आज तक मुझे उधार नहीं चुकाया, आज तक कोई पेमेंट नहीं आई, ठीक है, और टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया, आफ्टर इवन एक्सपायरी ऑफ टाइम भी हो गया। अब मुझे कहा जाना है, अब मैं जाऊंगा कोर्ट। अब मैं कोर्ट गया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मैंने जज साहब से बोला, जज साहब मैंने उधार पे सामान दिया, इन्होंने अभी तक पैसे नहीं चुकाया, सर मेरे पैसे दिलवाओ, ठीक है। सुरेश रैना है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अब जब मैंने केस किया तो भाई साहब केस करने के साथ साथ मैंने गोल्डी का भी नाम ले लिया। ओहो, किसका नाम ले लिया मैंने? गोल्डी का भी नाम ले लिया। मैंने बोला इसके कहने पर, इसके भरोसे पर कि मुझे लगता था भैया सामान दे देता हूं, बाकी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, गोल्डी तो है ही, अगर कुछ भी ना हुआ तो गोल्डी को पकड़ लेंगे, है ना। गोल्डी तो खुद ही कह रहा है कि भाई सुरेश रैना अपना दोस्त है, मैं उससे बुलवा दूंगा। तो मैंने गोल्डी से बोला भाई बोलना सुरेश रैना को पैसे दे दे यार मेरे, ठीक है। तो गोल्डी ने कोर्ट में पता क्या बोला, गोल्डी ने हाथ जोड़ लिया, गोल्डी ने कोर्ट में जाके ये बोल दिया, सर आई एम गोल्डी बट आई एम नॉट द पार्टनर, आई एम नॉट पार्टनर, सर मैं गोल्डी जरूर हूं लेकिन मैं फर्म में, सुरेश रैना के फर्म में पार्टनर नहीं हूं। फिर मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है ये, मुझे गुस्सा, क्या बोल रहा है? वो कह रहा भाई वो तो मैंने बस बातों में ना लंबी लंबी फेंक दी, ठीक है। यानी कि वो पार्टनर है नहीं, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात, यानी कि वो पार्टनर है नहीं, लेकिन खुद को उसने पार्टनर दिखाया, होल्ड आउट किया, इसके लिए उसको क्या नाम दिया गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। वो पार्टनर है नहीं पर उसने खुद को पार्टनर दिखाया। अब सुनो, क्या सुरेश रैना के साथ साथ गोल्डी भी जिम्मेदार होगा, नहीं होगा? गोल्डी भी जिम्मेदार होगा या नहीं होगा? तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला गोल्डी भाई साहब आप भले ही पार्टनर नहीं हैं, ठीक है ना, आप भले ही पार्टनर नहीं है, बट स्टिल यू आर लायबल, आप पार्टनर नहीं है फिर भी आप लायबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, किसके लिए? इस ट्रांजैक्शन के लिए, जो पैसा नहीं आया इस ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल रहेंगे। आयो बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगला सवाल ये आता है कि जब गोल्डी इस ट्रांजैक्शन के लिए लायबल रहेगा और जो भी पैसे है ना देने हैं उसमें गोल्डी भी हिस्सा लेगा, मान लो सुरेश रैना के साथ 4 पार्टनर हैं, ठीक है, तो 4 तो सुरेश रैना के पार्टनर हो गए, जज साहब ने एक किसको जोड़ दिया, +1 गोल्डी, तो मेरी ट्रांजैक्शन के लिए वो लॉस डिवाइड बाय 5 किया जाएगा, गोल्डी भी लॉस को झेलेगा। यानी कि मान लो अगर 1 करोड़ का लॉस था, 1 कलोल का लॉस था, तो 1 कलोल में से 20 लाख रुपए गोल्डी को भी झेलने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि उस काम के लिए, उस ट्रांजैक्शन के लिए उसे पार्टनर माना गया, उसे सजा मिली शेख चिल्ली बनने की, लंबी लंबी फेंकने की उसे सजा मिली। जज साहब ने बोला क्यों फेंका, मैं पार्टनर हूं, अब फेंक दी बात, मैं पार्टनर हूं, तो सच में तुझे पार्टनर माना जाएगा और नुकसान तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। दूसरी बहुत ही सिंपल सी बात, कोई और लायबिलिटी है, मेरी वाली लायबिलिटी नहीं जिसमें गोल्डी ने मुझे बोला मैं पार्टनर हूं, कोई और लायबिलिटी है सुरेश रैना के ऊपर, क्या उसके लिए गोल्डी जिम्मेदार होगा? ना मुन्ना ना, उसके लिए गोल्डी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में गोल्डी पार्टनर ही नहीं है। जब गोल्डी एक्चुअल में सुरेश रैना का पार्टनर ही नहीं है तो उसके किसी और काम के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन हाँ उसे उसी काम के लिए जिम्मेदार ठहरा जाएगा जिसके लिए उसने बोल दिया, होल्ड आउट कर दिया, लंबी लंबी फेंक दी कि मैं पार्टनर हूं। तो इसी चक्कर में सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन में वो जिम्मेदार होगा, इसलिए उसको पार्टनर का दर्जा टाइप दे दिया गया और उसे उस ट्रांजैक्शन के लिए, उस लायबिलिटी के लिए क्या बोला गया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, खुद को होल्ड आउट करना कि मैं पार्टनर हूं, तो तुम्हें लपेटा जाएगा, फंसाया जाएगा। अब कुछ भी नहीं है सर, बच्चों वाली बातें हैं, आखिरी पार्टनर के बारे में पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है ध्यान से देखो भाई और बहनों, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, ठीक है। एस्टोपल का मतलब
रोका जाएगा। अब देखो सुनो, ये वर्ड क्यों आया, जज साहब ने क्या बोला, गोल्डी भाई तो पार्टनर है नहीं पर तुझे पार्टनर माना जाएगा। तो गोल्डी वहां जाके क्या बोलेगा अपनी 20 लाख रुपए की लायबिलिटी से बचने के लिए, सर मैं पार्टनर नहीं हूं, सर मैं सच कह रहा हूं, सर मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं पार्टनर नहीं, मैं तो ऐसी फेंक दी, सर मैं पार्टनर नहीं हूं। जज साहब क्या बोलेगा, रुक जा रुक जा, बस अब यही मत बोल जाइयो, बीच में ना बोल, और यही मत बोल जा कि मैं पार्टनर नहीं हूं। तो उसे ये कहने से एस्टोपल, एस्टोपल मतलब रोकना, उसे गोल्डी को ये कहने से रोका जाएगा, ये कहने से रोका जाएगा कि वो पार्टनर नहीं है। वो क्या बोलेगा कोर्ट में जाके, सर मैं पार्टनर नहीं हूं, जैसा बोलेंगे रुक जा, यही लाइन मत बोल बस, बाकी कुछ भी बोल, लेकिन ये लाइन मत बोल दियो अब कि मैं पार्टनर नहीं हूं। इसका मतलब उसे ये शब्द बोलने से कि मैं पार्टनर नहीं हूं, ये शब्द बोलने से रोका जाएगा, इसलिए क्या बोला गया, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। ठीक है ना, यही बात हमने पहले भी आपसे डिस्कस की थी कि एस्टोपल वर्ड जब आया था तो उसमें भी यही बात थी, रोका जाएगा। तो गोल्डी को पार्टनरशिप में मान लिया जाएगा, और गोल्डी वाली पार्टनरशिप को सिर्फ पर्टिकुलर मेरी ट्रांजैक्शन के लिए उस पार्टनरशिप को, गोल्डी वाली पार्टनरशिप को बोला जाएगा पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। क्या एस्टोपल, उसे ये कहने से एस्टोप, रोका जाएगा कि वो पार्टनर नहीं है, ये कहने से रोका जाएगा कि वो पार्टनर नहीं है, इसका मतलब उसे पार्टनर बनाया जाएगा उसी काम के लिए। सुनना बात अब ध्यान से, क्या लिखी है बात, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, खुद को एज अ पार्टनर दिखा रहा है, अलाउ अदर टू डू इट, यानी कि अगर कोई उसे बोल रहा है कि भाई तुझे पता है गोल्डी खड़ा है, गोल्डी को वो बोल रहा है भाई तुझे पता है ये बंदा ना गोल्डी, और वो सुन भी रहा है साथ साथ भाई ये रायना का पार्टनर है, रायना का, और मुस्कुरा रहा है, और फिर मैं कह रहा हूं भाई सच कह रहा है रायना का पार्टनर है, यार अब क्या बताऊं क्या बोलूं। इसका मतलब पता क्या है, अगर कोई और बंदा, कोई एक्स बंदा, कोई मिस्टर एक्स गोल्डी को, गोल्डी के सामने है ना ये बोलता है कि भाई गोल्डी तू तो रायना का पार्टनर है, और गोल्डी चुपचाप मुस्कुरा रहा है ना, तो उसकी मुस्कुराहट को, उसकी खामोशी को हाँ माना जाएगा, वरना उसे तभी के तभी मना करना चाहिए कि भाई क्या बोल रहा है, भाई मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ, सुरेश रायना का पार्टनर मैं नहीं हूँ पार्टनर। अगर वो चुप है तो जज साहब ने बोला भाई तुम्हारी चुप्पी क्या मानी जाएगी, हाँ मानी जाएगी, तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं सुरेश रायना का पार्टनर हूं। तो जज साहब ने उसे क्या नाम दिया, अलाउ अदर टू डू इट, किसी और को अलाउ कर रहा है कि हाँ भाई मुझे, गोल्डी किसी और को अलाउ कर रहा है, हाँ भाई गोल्डी मुझे है ना तुम पार्टनर दिखा दो कि भाई मैं पार्टनर हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देन ही स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, उसे मना करने से रोका जाएगा, ये मैं अब डिस्कस कर ही चुका हूं। उसे क्या मना करने से रोका जाएगा, कि वो पार्टनर नहीं है, यानी कि उसको ये कहा जाएगा भाई अब तो तुझे हम पार्टनर मानेंगे, और अब ये मत बोलियो कि मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है, राइट। देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर ही हैज अज्यूम्ड, जो करेक्टर उसने अपने ऊपर ले लिया कि मैं पार्टनर हूं, तो उसे ये कहने से रोक दिया जाएगा कि वो पार्टनर नहीं है। एंड अपॉन फेथ, उसके विश्वास पर मैंने क्या किया है, उधार दे दिया, तो फिर वो उस उधारी के लिए भी जिम्मेदार माना जाएगा। तो जो एसआर के मैंने समझा है उसे ढंग से नोट करेंगे। देखो इस बातों को कुछ ऐसे ऐसे लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, खुद को पार्टनर दिखा रहा है कि भैया मैं तो पार्टनर हूं सुरेश रायना का, किसी और को परमिट कर रहा है, गोल्डी किसी और को परमिट कर रहा है कि हाँ भाई तुम एक काम करो, मैं गोल्डी हूं मुझे पार्टनर बता दो, ठीक है, किसी और को परमिट कर रहा है, राइट, कि पार्टनर बता दो मुझे, पर एक्चुअली में वो है नहीं, तो क्या होगा, ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर, उसे पार्टनर की तरह ही लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। टू एनीवन, एनीवन कौन हो गया, मैं, ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिव क्रेडिट, जिसने उधार दे दिया सुरेश रायना की फर्म को। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। एक बात जो बच्चों वाली है, ठीक है ना, अब तुम्हें लग रहा है सर ये जो ई से एस्टोपल है, ठीक है जी, ई से जो एस्टोपल है सर इसका क्या होगा, क्या ये थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार होगा। भैया क्या ये एस्टोपल वाला पार्टनर जबरदस्ती से बनाया गया है उसी ट्रांजैक्शन के लिए, क्या एक्चुअली पार्टनर है, जब वो पार्टनर ही नहीं है तो थर्ड पार्टी कौन, थर्ड पार्टी तो सिर्फ एक ही बनी, मैं, मेरे साथ तो गोल्डी ने बेईमानी करी, तो सिर्फ मेरे लिए जिम्मेदार है, किसी और के लिए तो कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि वो एक्चुअली में सुरेश रायना की फर्म का पार्टनर ही नहीं है। क्या वो पब्लिक नोटिस देगा रिटायरमेंट का, अब तो तुम समझ चुके हो, पार्टनर बाय एस्टोपल एक्चुअली में फर्म का पार्टनर ही नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी वाली ट्रांजैक्शन के लिए ही उसे पार्टनर माना गया है, क्योंकि वो लंबी लंबी फेंकता है तो उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ रहा है, तो रिटायरमेंट की बात कहां से आ गई, वो पार्टनर ही नहीं है।
तो कोई रिटायरमेंट की बात नहीं आएगी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। तो मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में एक नई कहानी और एक नए जोश के साथ। तब तक आपको बताइए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।